हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 91 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 26 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम ट्रायंगल्स वाले चैप्टर की ही रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 की ये रिवीजन 2 है हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले वर्कशीट दिखा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो आपको यहाँ दिख ही रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 11। तो टोटल आज की वर्कशीट में हमारे पास 11 क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, कोई भी एमसीक्यू का नहीं है इसके अंदर। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, एक सेकेंड। In triangle ABC, D and E are points on side AC and BC respectively, such that DE is parallel to AB and AD is equals to 2x, DC is equal to x plus 3, BE is equal to 2x minus 1 and CE is equals to x. Find the value of x. कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें D और E जो है ना वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, किसमें? जो D वाला पॉइंट है वो AC वाली लाइन पे और जो E वाला पॉइंट है वो BC वाली लाइन पे। ठीक है ना। उसके बाद आपको ये एक चीज और दे रखी है कि जो DE है वो AB के पैरेलल है और AD, DC, BE और CE ये सब आपको दे रखा है, लेकिन x की फॉर्म में दे रखा है और आपसे कह रहा है उसी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया। देखो ABC जो मुझे बोला गया था कि ABC मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब इसमें वो मुझे बोल रहा था कि जो D पॉइंट है वो AC पे है, तो मैंने AC पे ही ये D पॉइंट लिया, और जो E पॉइंट है वो BC पे, तो मैंने BC पे ही E पॉइंट लिया। ठीक है, अब मैंने इन्हें दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बोल रहा था कि जो DE है ना वो पैरेलल है हमारे AB के, तो जब लाइन बनाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये पैरेलल है। अब ये दोनों लाइंस जो है ना वो पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो CD अपॉन में AD और CE अपॉन में BE होगा, BPT के अकॉर्डिंग। होगा नहीं होगा? कई बच्चों को ना बीपीटी वाली जो ये थ्योरम है इसमें बहुत डाउट है, तो आज की जो ये वर्कशीट है ना इसमें आपको बीपीटी का प्रूफ पूछा है। लास्ट वाली वर्कशीट में तो सिर्फ हमसे स्टेटमेंट पूछी थी ना, तो मैंने आपको समझाई भी नहीं थी कि क्या है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखनी थी। तो आज एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बीपीटी प्रूफ करके दिखानी है, तो उसमें मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अभी आप सिर्फ यही समझ लीजिए कि बीपीटी के अकॉर्डिंग CD अपॉन एडी इज इक्वल्स टू EC अपॉन में BE होगा। CD भी मुझे पता है, AD भी मुझे पता है, EC भी मुझे पता है, BE भी मुझे पता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे इसको इससे, उसके बाद x फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट प्लस डाल के सेकंड नंबर और सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x को 2x से इंटू किया 2x स्क्वायर, x को 1 से इंटू किया माइनस का x आ गया, 3 को 2x से इंटू किया 6x, 3 को 1 से इंटू किया 3 आ गया। साइन वही है माइनस का, बस सॉल्व किया है, अब और कुछ नहीं किया है मैंने, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 3/5। और आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर भी फिगर नहीं गिवन है, हमने खुद ही बनाई है। देखो यहाँ आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF such that angle A is equal to 45, angle E is equal to 56, then find the value of angle C। अब यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और DEF, तो पहले मैंने वही दोनों ट्राइंगल्स ने यहाँ पर खुद से ड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसके बाद मुझे एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि ये दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर है, क्योंकि सिमिलरिटी के बीच में साइन लगा हुआ है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर इनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई और जो एंगल्स हो गए वो भी सिमिलर होंगे। एंगल ए मुझे 45 दिया है, तो देखो एंगल ए की जगह मैंने 45 लिख दिया और एंगल ई 56 दिया है। अब देखो जब एंगल ए 45 है तो फिर एंगल डी भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए तो एंगल डी के इक्वल है। उसी तरीके से जब एंगल ई 56 है तो फिर एंगल बी भी 56 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो फिर एंगल सी निकालना है मुझको। निकाल सकता है कैसे? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी किया मैंने यहाँ इज इक्वल टू 180, और यहाँ से मैंने अपने एंगल सी की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई मेरी 79। इनकेस अगर वो यहाँ पर आपसे एंगल एफ पूछता कि कितना है, तो जितना एंगल सी निकला है उतना ही तो एंगल एफ होगा। तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, तो बस फिर आप एंगल एफ भी लिख देते 79 ही। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है इन ट्राइंगल PQR PD is perpendicular to QR such that D lies on QR. If PQ is equals to A, PR is equal to B, QD is equal to C, DR is equal to D, and A, B, C, D are positive units, then prove that this। देखो एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, फिगर नहीं गिवन है यहाँ भी,
तो यहाँ पर आपसे कह रहा है जो एक ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें जो पी डी है ना वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। तो पहले मैंने सबसे पहली बात तो ना मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लिया है पी क्यू आर। अब पी डी मुझे बोल रहा था क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, तो पी एरा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की पी डी, ये क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हो ना कि दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। वैसे तो शायद इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा। सब चीज हमें दे रखी है, पी ए भी दे, पी क्यू दे रखा है, पी आर दे रखा है, क्यू डी दे रखा है और डी आर दे रखा है। ठीक है, प्रूव हमको ये करना है। तो देखो इसमें ना दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला बन रहे। मैंने दोनों में क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो इसका मतलब ये वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज है, इस केस में ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना यहाँ तक। सबसे पहले बात मैंने पी डी क्यू इस वाले ट्राइंगल में शेड कर देती हूँ मैं, ये पूरा ट्राइंगल अब पी डी क्यू, इसमें मैंने पाइथागोरस लगाई। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पी क्यू मुझे पता था, मैंने पी क्यू लिख दिया। पी डी नहीं पता था, छोड़ दिया। क्यू डी पता था, वो भी लिख दिया। यहां से मैंने क्या किया, पी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो वो मेरी आ गई और इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, सेम वही है, मैंने दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर आ गया। इसमें मैंने पी आर की जगह बी स्क्वायर लिख दिया क्योंकि वो मुझे पता है। पी डी मुझे यहाँ पर भी नहीं पता है, डी आर मुझे पता था डी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से भी पी डी स्क्वायर निकाल लिया। अब देखो दोनों ही इक्वेशन से मैंने पी डी स्क्वायर निकाला, तो अगर मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ क्योंकि दोनों ही ये पी डी स्क्वायर की वैल्यू है, वही मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैंने क्या किया, देखो इस सी स्क्वायर को मैं इस साइड ले आई तो ये प्लस का हो गया, और इस बी स्क्वायर को मैं इस साइड ले आई तो ये माइनस का हो गया। बस अब तो आपकी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो यही आपको प्रूफ करना था और यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो अगर आप एक बार फिगर ठीक से बना लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है और ये कैसे प्रूव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलो इस क्वेश्चन में तो हमारे को फिगर बना के ही दी है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन गिवन फिगर एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 46, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ ABC। कह रहे हैं इस फिगर में ना आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किन टर्म्स में, ABC, मतलब कि जो x का आंसर आएगा ना वो ABC इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लिए। एक तो ये पूरा बड़े वाला लिया है, कौन सा, KLM, ये पूरा बड़ा। ठीक है, और एक ये छोटे वाला लिया है KPQ। ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल को ना पहले मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे दो एंगल्स चाहिए होते हैं। एक तो दोनों में एंगल K कॉमन है, तो मैंने वही कॉमन यहाँ लिख दिया। एक दोनों में मेरे को ये दे रखा था कि 46 डिग्री है, इक्वल है M और Q, ये मुझे गिवन था। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं बीपीटी के अकॉर्डिंग इन्हें KQ अपॉन में KM कर दिया मैंने। ठीक है, और QP अपॉन में ML कर दिया। ठीक है, अब KQ मुझे C दे रखा है, KM मुझे B प्लस C दे रखा है। क्यों, इस पूरे को जोड़ूंगी तो B प्लस C तो हो जाएगा। QP मुझे X दे रखा है और ML मुझे A दे रखा है। मुझे X की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने क्या किया, X को यहीं छोड़ दिया और इस A को इधर ले गई C के पास। तो AC अपॉन में B प्लस C मेरा आंसर आ गया। और देखो आया नहीं आया, A, B और C की टर्म में ही X की वैल्यू। वही मुझसे बोल रहा था कि एक्सप्रेस आपको इसी टर्म में करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर भी आपको फिगर गिवन है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है, वो मैं आपको करेक्शन यहाँ करवा दूं। पहली बात तो यहाँ पर Q आएगा, ठीक है, और यहाँ पर इनटू में QS आएगा। ये PQ स्क्वायर है प्लस QR स्क्वायर माइनस 2QR इनटू में QS है। ठीक है, तो ये करेक्शन क्वेश्चन में ही है, आप इसको कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस आंसर को सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है PQR, फिगर आपको गिवन है। यहाँ पर कह रहा है जो ये PS है ये QR पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रूव आपको ये करना है। अब देखो सॉरी, यहाँ पर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं। एक आपके पास PSR बन गया ये वाला, और एक आपके पास PSQ बन गया। और आपको ये प्रूव करना है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बने ना 90% होता है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ही लगेगी। तो मैंने वही चीज की, दोनों ट्राइंगल्स में मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा ली दोनों के अंदर।
ठीक है। अब थ्योरम लगाने के बाद हुआ क्या, देखो जब मैंने इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये आई थी। मैंने यहाँ से इस पी एस की वैल्यू निकाल ली, ये यहाँ पर निकाल के जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन 1 में रख दिया। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि हम पी एस की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्यू एस की क्यों नहीं इधर रखी, हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए और किसकी नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये डाउट होना भी चाहिए आपको। देखो आप देखो, अगर फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हो और सेकंड इक्वेशन में यहाँ तक सिर्फ ये वाली में, इनमें सिर्फ एक ही चीज मुझे कॉमन मिल रही है, पी एस स्क्वायर। उसके अलावा तो शायद कुछ भी चीज कॉमन नहीं मिल रही, आपको भी नहीं मिल रही होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, पी एस की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दी। अगर मैं क्यू एस की वैल्यू निकालती तो पुट किस में करती, इक्वेशन 1 में तो क्यू एस है ही नहीं, तो फिर कहाँ पुट करते हम, इसलिए हमने क्यू एस स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाली। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन में पुट कर दूं मैं, तो मैं इसको यहाँ पुट किया, तो देखो आपके पास इक्वेशन थी ये, इस पी एस की जगह देखो मैंने वो पुट कर दिया, और ये एस आर स्क्वायर ऐसी है। ठीक है, पी आर स्क्वायर ऐसी है, पी क्यू स्क्वायर ऐसी है। अब मैंने क्या किया, देखो क्यू एस स्क्वायर, क्यू एस ये छोटा सा है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया कि मैंने इस पूरे में से क्यू आर में से अगर इसमें एस आर को माइनस कर दूंगी तो क्यू एस ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो मैंने वही चीज यहाँ पर लिख दी, स्क्वायर ऐसी है और ये ऐसी है। अब ये जो है ये ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो मैंने वो आइडेंटिटी लगा दी, ये पी क्यू स्क्वायर ऐसी है और एस आर स्क्वायर भी ऐसी है। ठीक है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर अभी भी ऐसी है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये प्लस का था एक, माइनस का था, ये कट हो गया, फाइनली आपके पास ये बचा। अगर आप देखो तो ये आपको जो प्रूफ करना है उससे मैच हो रहा है, लेकिन अभी साइन अपोजिट है, जैसे कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, पर यहाँ उल्टा है, तो हम यही नहीं छोड़ेंगे, अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना है। अब की बार मैंने क्या किया, जो ये एस आर था ये वाला, इस एस आर की जगह मैंने लिख दिया इस पूरे क्यू आर में से इस क्यू एस को माइनस कर दो तो एस आर आ जाएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, अब इसको अंदर इंटू किया तो 2QR को इससे इंटू करूंगी QR से तो 2QR स्क्वायर आएगा, और 2QR को इससे इंटू करूंगी तो ये आ जाएगा। अब देखो ये ऐसे ही लिखा है, ये प्लस का 2QR स्क्वायर है, ये माइनस का 2QR स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का लगेगा, क्योंकि प्लस का 2QR स्क्वायर बड़ा है और माइनस का ये। अब आप देखो, अब ये प्रूव हो गया, साइन के साथ सेम आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब अलग सा क्वेश्चन है इसलिए कह रही हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on another side of its diagonal। कह रहा है आपको प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जो स्क्वायर की एक साइड के पास बना हुआ है। जैसे कि ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, आप पहले फिगर देखिए अच्छे से, ये तो इसके साथ है, तो ये रहा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब जो इसका एरिया है ना उसके बारे में बात करें, पहले अब ये आगे और फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कहां से बनना है, उसके डायगोनल से बन रहा है स्क्वायर के। तो देखो स्क्वायर का डायगोनल ये वाला है, अब यहां से एक ट्राइंगल बनना है, इधर से ये बना दिया मैंने, ये रहा। क्लियर हो गया यहाँ तक, आपको ये पता चल गया फिगर कैसे बनी। पहले मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसके साइड में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, फिर स्क्वायर के अंदर डायगोनल बनाया, उस डायगोनल से एक दूसरी साइड पे एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, पर डायगोनल से बनाया। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, तो देखो पहले हमने गिवन यहाँ लिख दिया कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, डीबी जो है वो उसका डायगोनल है। ठीक है, ट्राइंगल डीईबी, ये वाला पूरा ट्राइंगल शेड कर देती हूँ एक बार, मैं इसको फिर इरेज करके आपको बताऊंगी क्या करना है। और एक ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। प्रूफ क्या करना है इसमें कि जो इस वाले ट्राइंगल का एरिया है ना, इसका सीबीई का, और जो इस वाले ट्राइंगल का एरिया है वो हाफ है। ठीक है ना, मतलब इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया से हाफ है इस वाले ट्राइंगल का एरिया, छोटे वाले का। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी कि ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, फिगर समझ में आ गई, क्या क्या गिवन था वो सब चीजें आपको पता चल गई। चलो अब मैं इसको हटा देती हूँ ताकि ये आगे काम आए। देखो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में जो डायगोनल होता है ना, जैसे कि यहाँ दे रखा है मुझे डीबी, इसका फॉर्मूला होता है साइड अंडर रूट 2।
तो साइड मैंने BC ले ली, आप कोई सी भी ले सकते हो, क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मैंने यहाँ BC लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ डायगोनल का फॉर्मूला लगा दिया, DB इज इक्वल टू BC √2। फॉर्मूला याद रखना आप, √2 साइड होता है या साइड √2 होता है, एक ही बात है मल्टीप्लीकेशन में। अब मैंने इन दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया निकाला, इसका और इसका, ये रहा, ठीक है। और उनको डिवाइड भी कर दिया यहाँ साथ के साथ ही। तो √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ मैंने साइड का स्क्वायर लिया BC का स्क्वायर। फिर √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है, तो ये DB ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, DB नहीं आएगा यहाँ पर, आप इसमें करेक्शन करना, एक मिनट रुको। DB की जगह आप कोई सी भी साइड ले लो, AB ले लो, क्योंकि DB तो मेरे पास डायगोनल है ना, तो इसको AB कर दो, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है AB नहीं है, अच्छा ठीक है, DB ही आएगा यहाँ पर। कैसे आएगा DB? देखो, मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो गई थी, मैंने DB कैसे लिख दिया। तो DB कैसे आएगा भाई? ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो साइड है, डायगोनल के साथ साथ उसकी साइड भी तो है, ठीक है। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सारी साइड सेम होती है नहीं होती? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको अगर मैं इसको यहाँ लिखूं ED या फिर EB, तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पर DB की वैल्यू निकाल रखी है, ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। बस ऊपर भी BC स्क्वायर है और नीचे भी मेरा BC स्क्वायर बन गया। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट कर दिया, तो मेरा एरिया क्या आ गया? हाफ आ गया। आगे नहीं आ गया 1/2, और मुझको यही यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें भी फिगर नहीं गिवन है, हमने खुद ही इसमें ड्रॉ किए। देखो आपसे कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, और आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, हमने यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया ABC। अब AD इस पे परपेंडिकुलर थी, वो भी मैंने डाल दी परपेंडिकुलर, ठीक है। हमको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड सेम होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, मैंने इस वाले ट्रायंगल की बात की, ABD की, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। मैंने BD को पता है क्या किया, हाफ ऑफ BC लिख दिया, लिख सकती हूँ, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल पार्ट्स में कट गई हैं, तो BD जो है वो BC का आधा ही तो हो गया होगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, और AD ऐसे ही रहने दिया। अब BC की जगह मैंने AB लिख दिया, क्यों भाई? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनकी तीनों साइड सेम होती है। देखो मैं AB और AD की फॉर्म में इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ में AB और AD ही चाहिए, तो इसका मतलब इस BD को हटाना पड़ेगा ना। अब इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वही सब चीजें मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। तो BC की जगह मैंने AB लिख दिया, बस इसका स्क्वायर किया तो ये आया, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आया, AD का स्क्वायर यही है। इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आई, तो ये माइनस का हो गया, बेस सेम किए तो मेरा यहाँ पर 4AB स्क्वायर माइनस AB/4 आ गया। इस 4 को इधर ले गई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया, और 4AB में से AB स्क्वायर गया तो 3AB स्क्वायर बचा, और आपको यही यहाँ पर प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो जब भी प्रूफ करना हो ना, तो जो प्रूफ करना हो कोशिश क्या करो बस वही रहे, बाकी सबको किसी ना किसी तरीके से हटाने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला ही क्वेश्चन है, और इसमें भी कुछ चीज प्रूव ही करनी है, देखते हैं। चलो कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D इज द पॉइंट ऑन साइड BC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रहा। D BC पे एक पॉइंट है, ऐसा नहीं कह रहा वो परपेंडिकुलर है, वो कह रहा है एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। सच दैट किस तरीके से कि जो BD है ना, अब जो ये BD बनेगा ये 1/3 हो गया है BC के, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट नहीं है, बीच में नहीं है, क्योंकि वो 1/3 है BC के, तो हमने उसी हिसाब से पॉइंट लेना है। प्रूफ हमको यहाँ क्या करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। चलिए देखो सॉरी, कैसे प्रूफ करें? पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे को परपेंडिकुलर नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमने खुद से कंस्ट्रक्शन कर ली कि हमने AE जो है ना एक परपेंडिकुलर डाला इस BC के ऊपर, ये वाला। अब तो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बस तो पहले मैंने यहाँ प्रूफ लिख दिया है, फिर यहाँ गिवन लिख दिया है। अब देखो हमें पता है कि जो AB BC AC है सब इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको मैंने X मान लिया। तो मुझको ये चीज गिवन थी,
तो फिर मैं बीसी की जगह तो एक्स लिख सकती हूँ और ये 3 ऐसी है इजिकल टू में यहाँ बीडी आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखो बीई जो है वो ईसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो एई है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो बराबर होगा नहीं होगा, इक्वल पार्ट्स में ही कट करते हैं। तो बीई जो है वो ईसी जो है वो हाफ ऑफ बीसी हो जाएंगे। फिर ये भी हमने पीछे भी किया था कि जिसपे भी परपेंडिकुलर डलता है तो वो पार्ट जो है वो पूरे साइड के हाफ हो जाता है। ठीक है ना। तो बीई और ईसी, बीसी की जगह तो मैं एक्स लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स को एक्स मान रखा है। ठीक है। अब अगर हम बीडी की बात करें सिर्फ इतने पोर्शन की, रुको मैं इसको हटा देती हूँ। अब तो आपको फिगर समझ में आ गई है ना, तो इसको हटा देते हैं हम। तो अब मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रही हूँ देखो, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें बीडी की और इस डीई की बात करें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बीई बन जाएगा। बीडी मुझे पता है, मैंने यहां से निकाला है ये रहा। डीई नहीं पता, बीई मुझे पता है ये रहा। तो मैंने यहां से इसको सॉल्व करके क्या किया, अपना डीई निकाल लिया। आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि प्रूव इसमें ये करना है ना, इसीलिए। तो मैंने अपना यहां से सॉल्व करके डीई निकाल लिया। अब आप ट्रायंगल पे आ जाओ ए ई बी पे और ए ई डी। पहले मैं आपको फिगर में दिखा दूं दोनों ट्रायंगल, दोनों में मैंने पाइथागोरस ही लगाया हुआ है इसीलिए। ए ई बी ये पूरा, ठीक है, और ए ई सी ये पूरा, नहीं सॉरी ए ई डी ये वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल में मैंने यहां क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है। तो ए ई बी में भी लगा दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी मैंने एक्स माना था तो एक्स स्क्वायर, ए ई नहीं पता, बीई मैंने अभी पीछे निकाला था एक्स बाय 2। ए बी ऐसी है, ए ई ऐसी है, इसको सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। इसको सॉल्व करके यहां से मैंने ए ई की वैल्यू निकाल ली। वो तो आप निकाल सकते हो बेस सेम करके। उसी तरीके से फिर मैंने दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, तो वो था ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब की बार में मुझे यहाँ पर ए डी नहीं पता, ए ई पता है, मैंने अभी ऊपर निकाली है सेकेंड इक्वेशन में, वो लिख दिया। डीई मैंने यहीं पर निकाला था फर्स्ट इक्वेशन पे, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व किया, इनके तो बेस ही सेम नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों के बेस सेम कर लिए। बस अब कुछ नहीं किया, बेस सेम कर लो, आप जो कट हो रहा है कट कर दो, और आप देखो ये आ गया आपका आंसर। एक्स मैंने माना किसे था, ट्राइंगल की तीनों साइड को मान रखा है एक्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आपको चाहिए क्या, ए बी चाहिए, तो आप यहाँ ए बी रख दो। अगर आपसे कहे कि यहाँ पर बी सी चाहिए तो बी सी रख देना, और अगर आपसे कहे यहाँ ए सी चाहिए तो ए सी रख देना एक्स की जगह, क्योंकि तीनों साइड्स तो हमारी इक्वल है। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि इसमें हम बीपीटी समझने वाले हैं। स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। स्टेट भी करना है और प्रूफ भी करना है, पर मैंने आप देख होंगे यहाँ स्टेट नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ वो स्टेटमेंट लिखी है ये नहीं, तो यही आपको लिखनी है स्टेटमेंट। और हमने लास्ट वर्कशीट में भी स्टेट इसका किया था, मतलब इसकी पूरी जो स्टेटमेंट थी वो लिख दी थी। रीड कर देती हूँ मैं एक बार। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। कह रहा अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल हो एक साइड, ट्राइंगल के एक साइड के, लेकिन हाँ वो बाकी की दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, डिस्टिंक्ट करे, मतलब उसको टच करे वहां, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो वो दो साइड्स हैं, अदर टू साइड्स, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। फिगर यहाँ पर ये बनाई हुई है मैंने। देखो सबसे पहली बात हमारे को एक चीज गिवन है कि एक ट्रायंगल होगा तभी आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे, और वो पैरेलल होंगे ये दोनों साइड्स। तो मैंने वही चीज यहाँ पर करी। ट्रायंगल में ये वाला मेरा ट्रायंगल है, और वो लाइन जो पैरेलल लाइन थी वो मेरी डीई थी, जो ए बी और ए सी को डी और ई पे टच कर रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझको प्रूफ क्या करना है, क्या कह रहा था, अदर टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशियो। तो ए डी अपॉन में डी बी हो जाएगा और ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। यही मेरे को यहाँ पर प्रूफ करना है। ये रहा मेरा वो प्रूफ जो मुझे करना है। अब ये प्रूफ करेंगे कैसे, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया बीई को। ठीक है। बी से इस ई को ज्वाइन कर दिया और सी से इस डी को ज्वाइन कर दिया, और इसके साथ साथ ए ई पे परपेंडिकुलर डाल दिया डीई, और ए डी पे परपेंडिकुलर डाल दिया ई एन। ये रहा सब चीज मैंने लिखी है यहाँ जो जो किया। ठीक है। आप सोचोगे फिगर तो पूरी अच्छे से ही खराब हो चुकी है, तो इसको हटा देते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया क्या किया फिगर में मैंने, क्योंकि इसी में अब हमें आगे समझना है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सिर्फ मैंने अभी आपको गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन बताइए क्या क्या किया।
अब देखो हमने यहाँ पर किया क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सबसे पहली बात मैंने एरिया निकाला एडीई का। तो अगर आप यहाँ पर देखो, मैं आपको बोलूं कि कौन से ट्रायंगल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, एडीई की, एडीई ये वाले की। इसका एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ। कैसे? अगर मैं बेस लेती हूँ डीई, तो एक बार मैं हाइट ये भी ले सकती हूँ ना, इस पे जो बेस है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मैंने लिया एडी बेस है, ईएन मेरी हाइट है, एडी। अगर मैं ये वाला बेस लेती हूँ एडी, ये वाला, तो हाइट मैं लूंगी एएन, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिए, चलो मिल गया एक एरिया। फिर बात आती है हमने एई क्यों नहीं लिया बेस, हाइट डीएम भी तो हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है, दो हाइट हो सकती है जब दो बेस इसके अंदर है और दो हाइट है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर दोनों निकाल दिया है। ये रहा, दूसरे वाला भी दिखा देती हूँ का है। तो ये एक ईएन वाला जब थी हमारे पास हाइट, और एक ये जब हमारे पास ये वाला था, दोनों ही केस में मैंने एडीई निकाल दिया। तो दो एरिया आ गए एडीई के। उसके बाद बात आती है बीडीई की। ठीक है, अब देखो बीडीई ये वाला नीचे वाला जो है ये, तो फिर मैंने इसका एरिया निकाला। उसी तरीके से मैंने एरिया इसका निकाला, किसका, सीडीई का। नीचे तो दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एक एक बार करके हाफ बेस इंटू हाइट करके मैंने यहाँ पर दोनों का एरिया निकाल दिया। ये रहा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, यहाँ पर भी वही किया। यहां से मेरे पास चार एरिया निकल के आ गए। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हाइट ई एन है, यहाँ पर हाइट ई एन है, यहाँ हाइट डीएम है, यहाँ डीएम है। तो जो सेम सेम हाइट वाले हैं ना, उनको डिवाइड कर दो। जैसे ये दोनों सेम हाइट के हैं, तो डिवाइड 1 and 2, तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, ये हो गया मेरा डिवाइड। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, फाइनली एडी अपॉन डीबी बचा। उसी तरीके से दिस अपॉन दिस करेंगे डिवाइड के केस में, हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, और ये बचा। तो इसका मतलब आपके पास डिवाइड करके जो एरिया आया अपॉन में, उनकी रेशियो ये आ गई है। ठीक है यहां तक। अब आगे मैंने आपको यहां लिखा कि जो आपके पास ये ट्राइंगल्स हैं बीडीई और डीईसी, एक बार जरा फिगर में देखो किसकी बात कर रही हूं मैं, बीडीई और डीईसी, ये दोनों सेम बेस पे है, डीई पे, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल है ना, दोनों सेम बेस पे। जब ये दोनों सेम बेस पे हैं, तो इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, इक्वल। तो वही चीज मैंने यहाँ पर इन दोनों को इक्वल लिख दिया। एक मिनट, ये रहा, ये मैंने यहाँ इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब बीडीई जो है वो डीईसी, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पीछे आऊं वापसी, तो बीडीई यहाँ था और डीईसी यहाँ था, इनका एरिया तो इक्वल है, तो इसका मतलब फिर ये इसके इक्वल होगी। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, और यही मुझे प्रूफ करना था, और यहाँ प्रूफ हो गया। तो आपको क्या करना है, एक फिगर बनानी है, उसमें परपेंडिकुलर खुद से डालना है, ज्वाइन तो आप कर ही पाओगे, परपेंडिकुलर खुद से डालना है। उसके बाद आपके पास चार एरिया निकल के आएंगे, नीचे वाले ट्रायंगल से दो एरिया निकल के आएंगे इन दोनों से, और ऊपर वाले ट्रायंगल से एरिया तो एक ही ट्रायंगल का निकलेगा, लेकिन दो तरीके से निकल सकता है, क्योंकि उसमें बेस और हाइट अलग अलग हो जाएगी। बस उसके बाद जिनकी हाइट सेम है उनको आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपका खुद ही ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी सेम बेस पे दो ट्रायंगल होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी बीपीटी जो है वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप इसको कीजिएगा। चलिए अब करते हैं 10th वाली। ये भी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, लास्ट वर्कशीट में आपके पास सिर्फ इसकी स्टेटमेंट थी। तो स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, तो ये प्रूव स्टेटमेंट नहीं लिखी है मैंने, आप यहां से लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट गिवन है हमारे को। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वैसे आप सभी को पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है नहीं होता, ये सबको पता है। चलो अब यहां पर करते हैं। तो मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पर एबीसी, और इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया ये। ठीक है ना, आप इसको नाम दे दो, यहाँ मैं नाम लिखना भूल गई हूँ, डी। प्रूव आप सभी को पता है कि एसी जो है, एक सेकेंड, ये जो एसी है ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 है ना, तो यहाँ पर ये मैंने ऐसे डाला है इस पे, तो ये 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कंस्ट्रक्शन लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, मतलब ए डी बी,
ये वाला ट्रायंगल जो मैं शेड करूं, और एक बार ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7 के। तो इसका मतलब इनकी साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगी, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, AD अपॉन में AB लिखा और AB अपॉन में AC लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस AB को इधर लिया मल्टीप्लाई का, और इस AB को इधर ले आई और AD को उधर ले गई, तो एक इक्वेशन बन गई। फिर उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल की और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल, ये दोनों भी सिमिलर होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7। तो फिर इनकी रेशियोज मैंने सेम रेशियोज कर दी, इनकी ट्रायंगल्स के साइड्स की, CD अपॉन BC और BC अपॉन में AC। फिर मैंने यहाँ पर BC को उधर ले गई तो BC स्क्वायर आ गया, और इसको इधर ले गई तो ये आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, एडिंग 1 और 2 कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या करो, ऐड कर दो आप। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, देखो यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है, इन दोनों में से AC कॉमन आ गया, अंदर बचा AD और CD। AD में CD जोड़ोगे, इस AD में CD जोड़ोगे तो पूरा AC बन जाएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पर AC लिख दिया। AC इंटू AC स्क्वायर ये पहले से था, जो आपको प्रूव करना था यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये थी आपके पास छोटी सी पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट, पर BPT ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यही दो थ्योरम्स मेन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू CD, AB X है, CD Y है, PQ Z है, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो ये AB है, एक सेकेंड आपको हाईलाइटर से बताती हूँ, ये आपके पास AB है, ये पैरेलल है किसके, इस PQ के, फिर ये पैरेलल है CD के। ठीक है, अब मैंने यहाँ दो ट्रायंगल ले लिए, ADB, ये बड़े वाला, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं यहाँ पर, ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल लिया PDQ, ठीक है, DQ, ये छोटे वाला, ये शेड कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा कि मेरे को पहले मैंने इन्हें क्या किया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। कैसे सिमिलर प्रूफ किया मैंने, जब देखो मेरे को कह रहा है AB PQ के पैरेलल है, तो फिर ABQ, ये वाला एंगल ABQ, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, PQD के, ये वाले के, इसको मैं यहां कर देती हूँ, ये वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये मेरे पास। ठीक है, और ADB, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, बड़े वाले में भी आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है, तो दो कंडीशंस मिल गई मुझे, दोनों एंगल, तो मैंने यहां से इनको क्या किया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, तो जो इनकी साइड्स की रेशियो है वो मैंने इक्वल कर दी, तो DQ अपॉन DB, PQ अपॉन AB। PQ मुझे पता था Z है, तो मैंने इस PQ की जगह यहाँ Z लिख दिया, और AB की जगह मैंने X लिख दिया, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब फिर मैंने दो ट्रायंगल लिए यहाँ पर, तो अब की बार देखो मैंने यहाँ पर कौन कौन से दो ट्रायंगल्स लिए, एक मिनट, अब की बार मैंने यहाँ पर लिया PBQ, तो PBQ ये वाला मैं शेड कर दूं इसको। ठीक है, और कौन सा लिया, CBD, ठीक है, BD, ये पूरा बड़े वाला, ये पूरा बड़ा, ये सेम वही चीज सिमिलर उसी की तरह हो जाएंगे, दो कॉरेस्पॉन्डिंग और एक एंगल आपको कॉमन मिल जाएगा, तो ये दोनों भी मेरे सिमिलर हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे को वो कह रहा था कि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, तो इसका मतलब उनकी जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होगी, BQ अपॉन में DB इजिकल टू मैंने कर दी यहाँ पर Z अपॉन में Y, क्या मतलब कि PQ अपॉन में CD होगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दी Z अपॉन में Y। ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड ये रही। अब देखो DB में BQ प्लस करो जरा, देखो DQ ये रहा, इसमें ये BQ जोड़ो तो पूरा DB बन जाएगा, तो मैंने वही लिख दिया। नीचे आपके पास ये लिखा हुआ था, कट करके यहाँ पर 1 आ गया। अब यहां से और यहां से मैंने Z कॉमन ले लिया, और इस Z को क्या किया मैंने यहाँ नीचे ले आई, तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, और ये मेरा यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वर्कशीट नंबर 91 कंप्लीट हो गई, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की रिवीजन, क्वेश्चन 11 तक आज हमने यहाँ पर रिवाइज किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।